हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसे कि मैंने वादा किया आप लोगों से कि मैं क्वालिटी एजुकेशन वाले वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊं। और दोस्तों, एक मैं बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, मैंने 2016, 17, 18 का तीनों ही इसके इंटरव्यू दिए हैं और इसके साथ साथ कुछ एग्ज़ाम मैंने और दिए हैं, जिनमें अधिकतर में मुझे अगर रिटन की बात की जाए तो उनमें मुझे सफलता प्राप्त हुई है। दोस्तों, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ। इस बार की जो बात है, मेरे इस बार के जो जीएस के पेपर में है, जो फर्स्ट पेपर होता है प्री का, उसमें 166 मार्क्स आए। और मैंने ऐसे ही कुछ ना सोचा ना ज़्यादा विचार किया, मुझे नहीं पता था ये किस प्रकार के मार्क्स थे। मैंने रात में इसको फेसबुक पे शेयर कर दिया। मैं ऐसे देख रहा था सबके मार्क्स, तो मैंने भी शेयर कर दिया जो हमारे इधर और जो एक MPPSC और व्यापम वाला ग्रुप है और जो दूसरे ग्रुप है, मैंने वहाँ शेयर कर दिया और मैं रात में सो गया। सुबह जब मैंने उठ के देखा तो मुझे कम से कम उस रिज़ल्ट के बाद ढेरों बधाइयाँ आईं। और हालांकि ये तो प्री के ही मार्क्स थे, इतनी बधाइयाँ तो शायद मुझे 2018 में फाइनल सिलेक्शन के बाद नहीं मिला था, जो पहले उसमें मुझे वेटिंग मिला था, क्योंकि कुछ पोस्टें जो है मैंने लोअर वाली भरी नहीं थी। और हालांकि मैं भरता तो मुझे जेलर पोस्ट जो है पिछली बार ज़रूर मिल जाती, क्योंकि मेरे जेलर पोस्ट के लिए उतने मार्क्स थे। लेकिन मैंने कुछ लोअर पोस्टें भरी नहीं दी, क्योंकि मैं दूसरे में एग्ज़ाम दिए थे तो उनसे बेहतर पोस्टें मुझे वहाँ मिल रही थी। इसलिए मैंने जो लास्ट पोस्ट डाली थी वो CTI डाली थी और उसमें मुझे वेटिंग मिला। उससे लोअर वाले में लेता तो मुझे मिल जाता। जेलर में मेरे एग्जैक्ट मार्क्स थे, तो वो अगर मैं भरता तो ज़रूर मिल जाती मुझे। दोस्तों, फिर उसके बाद जब मैंने सुबह उठ के देखा उस रिज़ल्ट के बाद, तो मेरे पेज पर कम से कम जो मेरी पोस्ट थी उस पर 1500 से ऊपर लाइक थे और मुझे लगभग 500 के करीब फ्रेंड रिक्वेस्ट थी। दूसरे दिन देखा तो कम से कम 400-500 फ्रेंड रिक्वेस्ट और आई। उनमें से मैंने कुछ को एक्सेप्ट किया, कुछ को एक्सेप्ट नहीं किया। और शायद देखा होगा कुछ, अगर FB वगैरह पे आप देखोगे तो वो मैंने पोस्ट शेयर की है, तो जिस ग्रुप में शेयर की है तो उस पर 3000 के करीब लाइक हैं। और मैंने खुद शेयर किया तो उस पर 400 के समथिंग लाइक है। तो उसमें सबने मुझे बधाइयाँ दी। और जिन लोगों ने भी बधाई दी, जो भी हमारे स्टूडेंट बार बार संघर्ष कर रहे थे, तो उन्होंने सर ये बार बार यही कहा कि सर हमारे लिए जो प्री वगैरह निकालना बड़ा मुश्किल होता है, कैसे हम निकालें, आपके ऐसे बेहतर मार्क्स आए हैं, तो ये निकालने की विधि सर हमें बताइए, हमें वो रणनीति शेयर कीजिए। तो मैंने सबसे यही कहा, पढ़ाई करो और मेहनत करो, मेहनत से ये चीज़ें होती हैं। तो सबने ये कहा सर मेहनत और पढ़ाई तो सब करते हैं, और अगर ऐसे मेहनत और पढ़ाई से होती तो शायद सर हमारा भी सिलेक्शन होता। तो मैंने सबसे यही कहा कि कई शिक्षक तुम्हें गाथाएं सिखाते हैं, कई शिक्षक आप आज तक आपके वो कोर्स के हिसाब से अपडेट नहीं हैं और लंबे लंबे तुम्हारे लेक्चर दिए जा रहे हैं, और उनसे अधिकतर आजकल PSC पूछता ही नहीं है। और कई इतने चिल्ला के इतने फर्स्ट वीडियो आपको दिखाते रहते हैं, क्लास में बताते रहते हैं और ये कहते रहते हैं कि उनको पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। दोस्तों, दोनों ही प्रकार के जो आपकी क्लास हैं आपके लिए निरर्थक हैं। हमें पढ़ना है वो परफेक्ट स्टडी, और वो तुम्हारी स्टडी जो हमारे लिए एग्ज़ाम में मार्क्स दिला पाए, ना कि हमें विद्वान बना पाए। हमें PhD नहीं करना है MP वगैरह में, हमें करना है ऐसी स्टडी, ऐसी नॉलेज अर्न करना है जो हमारी नॉलेज को रोजी रोटी में कन्वर्ट कर सके। मैं जिन क्लासों में मैंने पढ़ाया है उन स्टूडेंटों से भी मैं यही कहता हूँ कि हमें इस प्रकार की शिक्षा हासिल करना है। हमें ये नहीं पढ़ना है कि हमने कालिदास पढ़ा तो हमने कालिदास के जो 7 ग्रंथ हैं वो पूरे पढ़ डाले, एक एक लाइन पढ़ डाले। नहीं, जिस एग्ज़ाम में जितनी महत्वता है उस कालिदास की, नर्मदा नदी की, जिस एग्ज़ाम में जितनी महत्व, अगर हम कांस्टेबल का पढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से, और अगर हम SI का पढ़ रहे हैं तो उस हिसाब के, और PSC का पढ़ रहे हैं उस हिसाब से। और बार बार मैं कहता हूँ आप स्मार्ट स्टडी करो, मैप से स्टडी करो, डायग्राम से स्टडी करो, ऐसे नोट्स बनाओ, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और अगर आपको ऐसे पढ़ाने वाले शिक्षक मिलते हैं तो आपका बेहतर जो फ़ायदा। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ा शिक्षक हूँ, और दोस्तों मैं कई सालों से आपके जो इंदौर में बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ाया है और कई लोगों ने मेरे से पढ़ा होगा। मैं कोई नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ कि अब अपने आप में मेरा भी एक लेवल है, ना मैं उनका उपयोग उठाना चाहता हूँ। चाहो तो आप स्टूडेंट जिनने मेरे से जिस संस्थान में पढ़ा हो, और ग्वालियर के भी एक मैं बड़े संस्थान से 2 साल से जुड़ा रहा हूँ, तो जिन लोगों ने मेरे से जिन संस्थान में पढ़ा हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपने मेरे से किस संस्थान में पढ़ा था, तो वो दूसरे लोग देख सकते हैं
क्योंकि मैं किसी का ऐसा अपने उसके लिए फ़ायदा नहीं उठाना चाहता, और अब अपना मेरा भी खुद अपने आप में एक ब्रांड है कि मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप परफेक्ट पढ़ें, स्मार्ट स्टडी से अध्ययन करें, मैप वगैरह देखते रहें, और उसके बावजूद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कैसे पढ़ना है, तो आप मेरे वीडियो देखते रहें। लेकिन मेरे वीडियो से आपको एक घाटा हो सकता है कि अगर आपने मेरे से क्लास पढ़ ली तो आपको अधिकतर पढ़ाई हुई जो दूसरों की पढ़ाई चीज़ें जो हैं वो शायद उतनी बेहतर नहीं समझ में आए, और मेरी क्लासों की हो सकता है कि आपको लत भी लग जाए। हालांकि थोड़ी मैंने अतिशयोक्ति दी है, लेकिन ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं आपको इसी तरीके से जो पढ़ाने वाले टीचर हैं उनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों हम अपनी क्लास पे आते हैं, और अगर आपको जिनको भी, चाहे वो कांस्टेबल का एग्ज़ाम देना हो, पटवारी का देना हो, जेल पैरी का देना हो, व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम देना हो, MPSI देना हो तो, या PSC का देना हो, तो वो कम से कम GS में अच्छा स्कोर करने के लिए या वो एग्ज़ाम निकालने के लिए प्री तक की तैयारी जरूर करें। क्योंकि प्री में CSET भी है, और ईमानदारी से आप लोग नहीं पढ़ते हो तो उसमें मैथ रीजनिंग की भी तैयारी हो जाती, GS की भी हो जाती, आपको अलग से सिर्फ इंग्लिश को पढ़ना होता है और आप मध्य प्रदेश के सभी एग्जामों को निकालने के काबिल हो जाते हो। तो प्री तक की तैयारी मैं ये कहता हूँ सब लोगों से ज़रूर करें, इससे थोड़ा माइंड अपना जो है वो ब्रॉड हो जाता है, थिंकिंग अच्छी हो जाती है, ज़्यादा सब्जेक्ट के टच में आते हैं, ज़्यादा टॉपिक की टच में आते हैं, तो हम बेहतर ढंग से दूसरे एग्ज़ाम निकाल पाते हैं। अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है, हम जो निरंतर श्रृंखला चला रहे हैं वो है जिले और संभाग। और मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों क्लास के लिए सीरियस रहो। अगर आप मेरे से ऐसे फिजिकल अटेंडेंस में पढ़ने जाओगे, मेरी क्लासों में इंदौर वगैरह में पढ़ने जाओगे, जिन क्लासों में मैंने पढ़ाया है, जो भवरकुआ की बड़ी बड़ी क्लासों में पढ़ाया है, लगभग सब बड़ी जो नाम हैं, जो मेरी सैलरी वो कर पाते थे, अफोर्ड कर पाते थे। कुछ संस्थान ऐसे भी थे जो मेरी सैलरी अफोर्ड नहीं कर पाते थे। रियलिटी है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ और बड़े संस्थानों से रहा है मेरा, और इस उम्र में मैंने वो कहीं ना कहीं वो मुकाम हासिल किया है कि मेरी जो क्वालिटी है पढ़ाने में, भले जो भी है मेरी शकल से मैच खाती हो ना खाती हो, उम्र से मैच खाती हो ना खाती हो, लेकिन जितने एग्ज़ाम और जिन संस्थानों में मैंने पढ़ा है उस हिसाब से मैं गुणवत्ता बेहतर देता हूँ। और शायद स्टूडेंटों का प्यार है, उनका एक्सेप्टेंस है कि कुछ ऐसे संस्थान भी हैं जो इंदौर के बड़े बड़े संस्थान हैं, कुछ मैंने दिल्ली में भी पढ़ाया है या ग्वालियर की बड़ी क्लासों में पढ़ाया है। तो उसके बाद कुछ छोटे संस्थान जो है मुझे अफोर्ड नहीं कर पाते, नहीं मैं हो सकता था कि शायद अधिकतर संस्थानों में पढ़ाया होता, लेकिन जिन संस्थानों में मैं रहा हूँ 2-2 साल, 1.5 साल, 1-1 साल रहा हूँ, और उनकी अच्छी क्रेडिबिलिटी है। जितने बड़े बड़े नाम आपने देखे, आपने सुने होंगे मध्य प्रदेश से, लगभग उन संस्थानों में मैंने पढ़ाया है। तो अगर उसके लिए आप मेरे से पढ़ने इंदौर वगैरह जाते, दिल्ली जाते, ग्वालियर जाते, तो आपको शायद 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 3 साल पढ़ते तो 3 लाख रुपए भरने पड़ते, और कम से कम भी फीस होती तो आपको 60-70 हज़ार फीस भरनी पड़ती, और वो चीज़ें आपको फ्री मिल रही हैं। तो उसकी कदर करें, फ़ायदा लें और एग्ज़ाम में निकलें, घर का नाम रोशन करें, घर वालों का नाम रोशन करें और अपना करियर बनाएं, तो ये बेहतर रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करता हूँ मैं ज़िले एवं संभाग की। तो यहाँ से चंबल नदी गुजरती है और ये हमारे मध्य प्रदेश की यूपी तथा राजस्थान से उत्तरी सीमा बनाती है। तो ये तीनों ज़िले हैं यहाँ पर। एक ज़िला है श्योपुर, एक ज़िला है दोस्तों मुरैना, और एक ज़िला है भिंड। ये जो तीनों ज़िले हैं दोस्तों, देखो मैं इनकी एग्जैक्ट सीमा नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा फिर वो हो जाएगा सकरापन। तो ये जो तीनों ज़िले हैं ये दोस्तों आते हैं चंबल संभाग में, क्योंकि ये तीनों चंबल के क्षेत्र है, चंबल नदी के आसपास है। और चंबल जो क्षेत्र है आप प्रसिद्ध रहा है अपने बागियों के लिए, डाकुओं के लिए, और बागियों का गढ़ रहा है। कई मूवियाँ देखी होंगी, पाल सिंह तोमर और दूसरी अन्य मूवियाँ भी इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को उन्होंने, मूवियों ने इस क्षेत्र को और भी फेमस कर दिया है। सूखा क्षेत्र आप लोगों को पता होगा, वर्षा यहाँ कम होती है, भिंड में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, और इस वजह से ये कृषि के साथ साथ पशुपालन और दुग्ध उत्पादन, और मुरैना जैसे ज़िले शहद उत्पादन में भी अपनी जो मध्य प्रदेश में अपना प्रथम स्थान रखते हैं। क्योंकि खेती जहाँ पर कृषि नहीं हो पाती तो दूसरे जीवन के जो वो हैं, क्या बोलते हैं, कार्य हैं, वो लोगों को करने पड़ते हैं। तो ये चंबल संभाग है, श्योपुर, मुरैना और भिंड 3 ज़िले इसमें आते हैं।
अभी इसका मुरैना में मुख्यालय बनाया जाना है, लेकिन अभी मुरैना में मुख्यालय जब तक नहीं बनता है तब तक इसका जो मुख्यालय है वो ग्वालियर में ही है। इसलिए कभी एक बार व्यापम में क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा वो शहर है जहाँ 2 संभागों के मुख्यालय हैं, तो ग्वालियर ऐसा शहर है जहाँ अभी वर्तमान स्थिति में जो चंबल का भी संभाग है और ग्वालियर का खुद का भी संभाग है। अगले संभाग पे आते हैं ग्वालियर। ग्वालियर वो शहर जहाँ भारत का सबसे मजबूत किला जिब्राल्टर ऑफ इंडिया बना हुआ है, जो भारत का बहुत मजबूत किला माना जाता है, लेकिन इसे जीतने में दिल्ली के राजाओं को 15-15, 20-20 मिनट लगते थे, लेकिन फिर भी मजबूत है भाई किलों का रत्न है। और आपने देखा होगा मान सिंह तोमर और कई शासकों को, जो भी ग्वालियर के शासक रहे हैं, तो उनको जो दिल्ली या बाहर के शासक थे 2-2 घंटे, 1-1 घंटे, 20-20 मिनट के युद्धों में हरा दिया, लेकिन फिर भी जो बनाया गया है बहुत मजबूती से इसको बनाया गया है। ग्वालियर का जो ग्वालियर है, ग्वालियर के बाद इसके पड़ोस में स्थित ज़िला है दतिया, जहाँ सतखंडा महल है, रतनगढ़ जो मंदिर है उसके लिए फेमस है ये। और कई जो राजा वीर सिंह जोदेव जैसे बड़े शासकों के लिए प्रसिद्ध रहा है। ये है शिवपुरी, यहाँ गुना, और ये है अशोकनगर। तो ग्वालियर संभाग में 5 जिले आते हैं, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। शिवपुरी जो है प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान है, ठंडी नगरी है और पहला पर्यटन ग्राम है। और जो अशोकनगर है, अशोकनगर में एक चंदेरी नाम का ऐतिहासिक स्थल है, वर्तमान में पर्यटक स्थल है। और जब से जो स्त्री मूवी बनी है और कई मूवियाँ बनी हैं, तब से ये बहुत चर्चा में आ गया है। श्री कृष्ण के कालीन ये शिशुपाल जो राजा थे, जो उनकी बुआ के लड़का थे, उनकी नगरी के रूप में फेमस रहा है। जागेश्वरी मंदिर लगता है और कई महलों के लिए, नौखंडा, कोसक महल, कटी घाटी और जौहर कुंड, बड़े स्थानों के लिए फेमस रहा है। तो वो अशोकनगर ज़िले के अंतर्गत आता है, जो इसी संभाग में है। ग्वालियर के बाद हम दोस्तों बढ़ते हैं अगले संभाग। कुछ मैं चीज़ें आपको बताते जाऊंगा और इस प्रकार ये जो टॉपिक रहेगा आपका, कम से कम जो संभाग हम पढ़ रहे हैं इसमें ज़िलों पे अगर हम थोड़ी भी बात कर लेंगे तो ये आपके लिए 2 से 3 मार्क्स का टॉपिक हो जाएगा। सागर संभाग में एक तो सागर स्वयं आता है, उसके बाद सागर में टीकमगढ़ आता है, इसके बाद अभी नवीन जो ज़िला बना है 1 अक्टूबर 2018 को, वो निवाड़ी आता है। इसके बाद यहाँ जो खजुराहो के मंदिरों के लिए फेमस ज़िला छतरपुर आता है, हीरों के लिए फेमस ज़िला पन्ना आता है, और रानी दमयंती जहाँ से संबंध रखती थी, राजा नल की पत्नी थी नरवर के, तो वो दमोह जो स्थान है हटा यहाँ का बड़ा ऐतिहासिक स्थल रहा है। और के जो दिल्ली सल्तनत के राजा हैं उनके द्वारा यहाँ बावड़ियाँ वगैरह बनाई गई। तो जो सागर ज़िला है जहाँ पर प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी बनाई गई और डॉक्टर हरीश सिंह और यहाँ सागर में दोस्तों एक अभी हाल का एक करंट का फैक्ट है जो अगले एग्जामों में या पीएससी में आपको मिलेगा कि सागर में नौरादेही अभ्यारण्य है, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, 1194.6 वर्ग किलोमीटर में है। तो वहाँ पर अफ्रीका से चीता जो हैं यहाँ विस्थापित लाए जा रहे हैं, उनको द्वारा से, हमारे भारत में चीता 1952 से विलुप्त हैं, तो द्वारा से उन्हें यहाँ बसाया जा रहा है और इस प्राकृतिक क्षेत्र में उनके लिए लाया जा रहा है। और इससे पहले श्योपुर का भी विचार किया गया था कूनो पालपुर के लिए, जो कि शेरों के लिए, एशियाई शेरों के लिए जो निर्मित स्थान है, और 2018 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला है कूनो पालपुर का। तो पर्यावरण मंत्रालय ने इस पे ये विचार किया कि जहाँ अगर शेर और चीता दोनों रहेंगे तो उनके लिए अपने भोजन और दूसरों के लिए अपनी सुरक्षा के लिए एक दूसरे में संघर्ष की स्थिति हो सकती है, इसलिए दोनों प्रजातियों को संकट हो सकता है। इसलिए जो नौरादेही अभ्यारण्य यहाँ पर फिर चीता रखे गए। चीता एक लंबी छलांगों वाला जो जानवर होता है और बाघ की एक प्रजाति है, तो इस वजह से क्या है कि उसके लिए बड़ा स्थान चाहिए होता है उसके शिकार और दूसरी सब चीज़ों के लिए, शरण के लिए, इसलिए ऐसे बड़े स्थान में नौरादेही फिट हुआ। तो सागर के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और दमोह। मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला जो संभाग है वो है रीवा। सफ़ेद शेरों की भूमि या सफ़ेद बाघों की भूमि है, जो एक बाघ था और
उसके बाद फिर जो उसके संतानें रहीं, तो उसके बाद जो सफ़ेद बाघ पैदा हुए संसार में, जहाँ भी गए वो सब इसी मोहन जो बाघ है उसकी एक प्रकार से संतानें हैं। तो सफ़ेद बाघों की भूमि रीवा, और रीवा कई बड़े बड़े जो जलप्रपात हैं, हमारा केवटी, बहुटी, चचाई जो प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात, तो वो रीवा में कैमूर पर्वत श्रृंखला है, उसी में अधिकतर स्थित है, बीहड़ नदी और जो टोंस नदी की सहायक नदियों पर। तो रीवा के बाद इसमें सीधी, सिंगरौली जो हमारा मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादन क्षेत्र है, ऊर्जा राजधानी है, और इसके बाद माँ शारदा पीठ के लिए फेमस मैयर जो मंदिर है वो सतना में है। चित्रकूट जहाँ पर भगवान राम ने अपने वनवास का लंबा समय गुजारा है, और कामदगिरी पर्वत के आसपास वो रहे हैं, उस पर्वत पर, तो वो चित्रकूट इसी सतना ज़िले के अंतर्गत आता है। और ये सब जो ज़िले हैं, ये चारों ज़िले हैं, ये रीवा के अंतर्गत आते हैं। सीधी में एक व्यक्ति का जन्म हुआ और एक यहाँ से रहे हैं, जो हमारे मध्य प्रदेश के लिए बड़ी अभिमान की बात है, बड़ी गर्व की बात है। हमारे भारत में जो अकबर है महान शासकों में शामिल किया जाता है, जो स्वयं अनपढ़ था, लेकिन जो हम पढ़े लिखे लोग होते हैं, हमें अपने आप में घमंड सा होता है कि हम क्यों दूसरों की माने। लेकिन अकबर जो था, अकबर के लिए अकबर की एक प्रकार से किस्मत ही मानो, ये बीरबल की किस्मत नहीं थी, अकबर की किस्मत थी कि वह अकबर के पास बीरबल जैसा चतुर, योग्य और शिक्षित तथा बहुत बेहतर सलाहकार था, जिसकी सलाह मानते मानते हुए वो अपने दरबार में उसने बहुत बेहतर काम किए। उनकी चतुराई से प्रेरित होकर भी कहीं ना कहीं उनकी पत्नी, अकबर की पत्नी, जो एक तो जोधाबाई और दूसरा कहीं ना कहीं जो बीरबल थे, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के सीधी से थे, तो उन पर, उस पर अकबर पे बहुत असर था, उन लोगों का बहुत असर था। और इस वजह से अकबर कभी भी धार्मिक रूप से कट्टर नहीं रहा, सहिष्णु नहीं रहा, और उन लोगों की बहुत सी बात मानी गई, जिस वजह से जो अकबर है अपने जीवन में उन्नति के पायदानों पर चढ़ता रहा और महानतम शासकों में से एक बना। कुछ हद तक न्यायिक व्यवस्था के लिए भी वो प्रसिद्ध है। हमने कई अकबर बीरबल की कहानियाँ पढ़ी हैं, तो उसमें हम जो चतुराई और जो बेहतर योग्यता थी वो सीधी के ही थे। बीरबल ये हमारे मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी अभिमान वाली बात रहती है, जिन्होंने नेशनल स्तर पर या बड़े स्तर पर अपना नाम किया है, और उन नाम करने वाले जो व्यक्ति है वो मध्य प्रदेश से थे। तो ये रीवा रहा है। रीवा के बाद हम अगले संभाग पे आ जाते हैं, ये है शहडोल। दोस्तों पहले शहडोल बहुत बड़ा जिला था, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर और उमरिया सभी जो ज़िले हैं पहले शहडोल के अंतर्गत आते थे। और ये है अनूपपुर। शहडोल वर्तमान की स्थिति में 2008 के बाद जब बदलाव कर दिया गया, और डिंडोरी जो है, डिंडोरी से कनेक्टिविटी की समस्या होती थी शहडोल वगैरह के लिए, तो जो डिंडोरी है वो जबलपुर में शामिल कर दिया गया। और उस समय के बाद जबलपुर सबसे बड़ा संभाग हो गया और शहडोल सबसे छोटा संभाग हो गया। कई किताबों में मुझे भी कई अलग गलत फैक्ट मिलते हैं, वो चंबल को छोटा बताते हैं या किसी और दूसरे को छोटा बताते हैं। आप उसको बिल्कुल भरोसा नहीं करना है दोस्तों। इन्हीं किताबों के चक्कर में कुछ एग्जामों में मैंने भी गलती की है, और अब उन गलतियों को सुधार के, ये नहीं कहता हूँ मैं कि मेरे जो मैटर हैं वो 100% परफेक्ट है, लेकिन 98 और 99% तक परफेक्ट रहेंगे, क्योंकि वो मैंने कई किताबों से सुधारा है। क्योंकि मध्य प्रदेश कोई CBSE की जो किताबें हैं वो नहीं छापती, इसलिए बड़ी समस्या है कि हमें इसका 100% श्योर और परफेक्ट और करेक्ट मैटर नहीं मिलता। लेकिन फिर भी इधर उधर के से कई मैटर देखने के बाद, संघर्ष करने के बाद, कुछ अच्छी स्टैंडर्ड किताबें जिन पे मैं भरोसा कर सकता था, या कुछ अच्छे विद्वान जो मध्य प्रदेश के मुझे मिले हैं, तो उन लोगों से मैंने पूछने के बाद, या मैंने PSC के इंटरव्यू में भी मेरे से पूछा था, तो मैंने यही बताया था। फिर मैंने सर से पूछी थी, सर कई किताबों में अलग अलग वो उसका क्या वो सत्यता है, तो 24 सर इसी क्षेत्र के हैं, सतना वगैरह के, उनने मुझे बताया था शहडोल ही सबसे छोटा है।
तो जो शहडोल संभाग है ये हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि में प्रदेश का सबसे छोटा संभाग है। इसे आप माने यकीन करें तो आप पे के ऊपर है, और अगर आपको कोई किताब और इससे बेहतर मिलती है, कोई परफेक्ट मैटर है तो अलग बात है, लेकिन अधिकतर अच्छी किताबें शहडोल को छोटा बताती। मैं भी इसी को छोटा मानता हूँ। बाकी आपके अगर जो विचार हैं वो स्वागतपूर्ण रहेंगे, आप बता सकते हो। तो प्रदेश का सबसे जो छोटा संभाग है वो शहडोल है। चूँकि मध्य प्रदेश में को एनसीईआरटी वगैरह नहीं छापता, और कई अपने अपने मन के बने हुए लेखक हैं, खुद अपने हिसाब से नए नए आंकड़े गढ़ते जा रहे हैं। कई मैंने नए लेखक देखे हैं। मैं इसी वजह से किताब नहीं लिखता, क्योंकि इसमें परफेक्ट मैटर नहीं है। कहीं दोष लगेगा, किसी का किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन खराब होगा तो वो जीवन भर मुझे दोष देगा। तो मैं नहीं चाहता कि अगर मैं आपको अच्छी चीज़ें नहीं बता पा रहा हूँ तो मैं गलत नहीं बताऊँ। इस वजह से मेरे वीडियो भी मैं बहुत कम ही डाले हैं, लेकिन अब चूँकि वो लोगों की डिमांड है कि सर हम दूसरे लोगों से बेहद परेशान हैं, तो आप कम से कम ऐसा मैटर तो देंगे जिसमें 97-98% शुद्धता होगी। तो इस वजह से फिर मैंने ये चीज़ें डाली हैं आपको। तो ये सबसे छोटा संभाग है। अनूपपुर, जहाँ से हमारी 3 बड़ी नदियाँ नर्मदा, सोन, जोहिला जैसी नदियाँ निकलती हैं। मैं ये नर्मदा नदी की उसमें सुनाऊंगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है नर्मदा, सोन और जोहिला की विवाह वाली। उमरिया, जहाँ लाख का कारखाना है। शहडोल, जहाँ पर आपको पेपर की मिल है अमलाई में, ओरिएंटल वाली। तो वो ये ज़िले हो गए, मुख्यतः पहाड़ी ज़िले हैं। और यहाँ पर 2 अनूपपुर में बड़े झरना हैं, एक दुग्धधारा, एक कपिल धारा। इसके बाद हम आते हैं प्रदेश के सबसे बड़े संभाग जबलपुर। 8 ज़िले हैं, हालांकि ज़िले तो 8 इंदौर में भी है, लेकिन क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, क्योंकि इसमें हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला भी है, छिंदवाड़ा, जिसका नाम में ही हो बाड़ा तो बड़ा तो हो ही जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है नरसिंहपुर, जिसे प्रदेश का केंद्रीय ज़िला होने का दर्जा है। यह कटनी, पता नहीं क्या काटनी इसको, कटनी जो कि हमारे प्रदेश की चूना नगरी है। इसके बाद डिंडोरी, प्रदेश के सबसे कम सिंचित और कृषि योग्य ज़मीन यहाँ पर है सबसे कम, क्योंकि पहाड़ी जिला है, मुख्यतः मैकाल पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। आपको पता होगा यहाँ से मैकाल पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद है मंडला। मंडला भी पहाड़ी जिला है, खेती योग्य नहीं है, इसलिए यहाँ सरकार ने जमीन अधिग्रहण करके प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क बनाया, जिसे हम कानाकिसली के नाम से जानते हैं, और जो कि मध्य प्रदेश की जो राजकीय पशु की प्रजाति है, बारासिंगा ब्रीडरी प्रजाति, उसके लिए मुख्य रूप से है। ये पहला अभ्यारण्य भी था, पहला जो मंडला में कानाकिसली पहला अभ्यारण्य बना था, और पहला राष्ट्रीय उद्यान बना था, पहला टाइगर प्रोजेक्ट भी बना था। इसके बाद आते हैं हम बालाघाट, जो हमें गर्व का एक कारण देता है कि जो लिंगानुपात है, जो सेक्स रेशियो है, सबसे अधिक बालाघाट का है। तो हमारे जो शिक्षित ज़िले हैं, जो संपन्न ज़िले हैं, मुरैना, भिंड जैसे, और जो यहाँ के कई ज़िले ऐसे हैं जो बड़े अपने आप को जातिवादी और ये संपन्नता में ढिंढोरा पीटते हैं। मेरा खुद का जिला शिवपुरी, लेकिन यहाँ बड़े ही शर्मनाक बात है कि महिलाओं को और बेचारी जो लड़कियां हैं या जो भ्रूण हैं, बालिका भ्रूण, इनकी जन्म होने से पहले ही हत्याएं कर देते हैं। तो उनसे बहुत बेहतर स्थिति ये जनजाति क्षेत्र में है। बालाघाट का लिंग अनुपात बहुत बेहतर है, मंडला का भी है, सिवनी का भी है, यहाँ आसपास के ज़िलों का। पीएससी में क्वेश्चन पूछ भी चुका है, जिसमें कि कौन ज़िलों का 1000 से ऊपर लिंग अनुपात है, तो उसमें शायद डिंडोरी मंडला ऑप्शन था। कटनी, नरसिंहपुर और ये सभी जो ज़िले रहे हैं 8 ज़िले, ये जबलपुर ज़िले के अंतर्गत आते हैं। और हाँ दोस्तों, मंडला की सीमा छत्तीसगढ़ से नहीं लगती। कई किताबों में गलत दिया है, कई वीडियो में गलत दिया है, तो मैं आपको वो चीज़ करेक्ट कराते जाऊँ। तो ये 8 ज़िले हैं, और इन 8 ज़िलों के साथ हमारी जो संस्कार नगरी जबलपुर है, वो प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। सबसे बड़ा संभाग किस दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, जबलपुर में कई दर्शनीय पर्यटन स्थल हैं, भेड़ा घाट हैं, और नर्मदा के किनारे विभिन्न मंदिर बने हुए हैं, 64 योगनी है, बड़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारे इस संस्कार नगरी में स्थित है। इस संस्कार नगरी का बहुत अच्छा योगदान
झंडा सत्याग्रह में रहा है, असहयोग आंदोलन में रहा है, और यहाँ के कई प्रसिद्ध नेता रहे हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश का जो नाम है अपन के भारत का जो क्रांतिकारी आंदोलन है उसमें ऊपर उठाया है। दोस्तों आगे बढ़ता हूँ मैं। दोस्तों थोड़ा बस शुरुआत की बातें झेल लिया करो, बाकी मैं आदमी बहुत अच्छा हूँ, पढ़ाता भी ठीक ठाक हूँ, वो आपकी मर्जी है कैसे क्या पढ़ा रहा हूँ। तो अगले संभाग पे हम आते हैं। अगला जो संभाग है वो है यहाँ नर्मदापुरम। ये नर्मदापुरम संभाग है। नर्मदा को सम्मान देने के लिए एक संभाग को नाम दिया गया नर्मदापुरम। इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं। गेहूँ उत्पादन में प्रथम स्थान जो रखता है होशंगाबाद। यहाँ से 3 बड़े लेखक हमारे देश के लिए मिले, बड़े बड़े नाम। माखनलाल चतुर्वेदी जिन्हें भारत की आत्मा कहा जाता है, मतलब अगर आत्मा को हटा दो भारत में से तो पूरा भारत मृत है। तो ऐसे बड़े बड़े नाम होशंगाबाद की मिट्टी में पैदा हुए हैं। दूसरे हरिशंकर परसाई, और आपको पता है कि अगर भारत में व्यंग की बात करें तो हरिशंकर परसाई सबसे पहले स्थान पर हैं, और अपने आप में एक युगधारी लेखक रहे हैं हरिशंकर परसाई। और एक हैं घर की याद वाले बड़े फेमस लेखक जिनका नाम है भवानी प्रसाद मिश्र, जो क्रांतिकारी थे और राष्ट्रीय आंदोलन के कारण भारत छोड़ो आंदोलन के समय जेल भी गए थे। तो 3 बड़े क्रांतिकारियों की भूमि रही है होशंगाबाद। इसके बाद आता है बैतूल, और इसी होशंगाबाद से 1998 में अलग हुआ हरदा। ये जो 3 जिले हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं।